जुनूनी इश्क पार्ट 22। अब रुद्र अद्विका के मुंह के हर कोने का स्वाद ले रहा था और वह खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर दुबली पतली अद्विका भारी भरकम पहाड़ जैसे रुद्र के सामने कुछ नहीं थी और इसलिए उसकी कोशिश भी बेकार ही जाती है। करीब 10 मिनट तक इस लंबे किस के बाद रुद्र अद्विका को छोड़ता है। अद्विका की सांसें इस वक्त उखड़ी उखड़ी सी थी। वह लंबी लंबी सांसें लेकर कुछ बोलने को होती है कि तभी रुद्र उसे वार्न करता हुआ कहता है, अब अगर एक शब्द मुंह से निकाला तो आई स्वेयर मैं तुम्हें तुम्हारे इस चेरी जैसे होठ काट लूंगा। इतना कह वह अद्विका को अपने गोद में उठा कैबिन से अटैच एक कमरे में ले गया जहां एक किंग साइज बेड था। उस पे अद्विका को सुला उसके माथे पर किस कर धीरे से कहता है, सो जाओ माय शुगर लिप्स, नहीं तो मेरा इरादा बदलते देर नहीं लगेगा। अद्विका की आंखें भी भारी हो रही थीं। इस बार उसने भी कोई नानुकुर नहीं की और रुद्र के एक किस ने उसे अच्छे खासा थका दिया था तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती। वहीं दूसरी ओर रितिका एक हाथ में फाइल लिए अपने हेड के सामने खड़ी थी, जो इस वक्त गुस्से में उसे ही घूर रहा था। रितिका को इतना समझ आ गया था कि उसका हेड उससे गुस्सा है, पर गुस्सा क्यों है उसे ये नहीं पता था। वह हिम्मत कर पूछती है, सर क्या हुआ? आपने मुझे बुलाकर कब से खड़ा कर रखा है? कुछ काम हो तो बोलिए। हाँ मिस रितिका, काम तो है, पर मुझे लगता है आपका ही काम करने का मन नहीं है, तभी तो आप लोगों से गप्पे लड़ा रही हैं। रितिका कंफ्यूज्ड हो, क्या मैंने कब गप्पे लड़ाए किसी से? तभी वह अपना लैपटॉप उसकी तरफ कर दिखाते हुए कहता है, अच्छा तो ये क्या है? लैपटॉप स्क्रीन पर रितिका किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी, वह भी बहुत क्लोज खड़े होकर। रितिका ये देखते हंसती हुई कहती, सर ये तो अर्जुन है, हम कॉलेज फ्रेंड हैं और हम दोनों गप्पे नहीं लड़ा रहे थे, वह काम को लेके ही बात कर रहे थे। रितिका ये सब बहुत खुश होकर बता रही थी। तभी उसका हेड एक जोर का मुक्का अपने टेबल पर मारता है, जिस वजह से लैपटॉप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। बस इसी के साथ रितिका की हंसी रुक जाती है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। वह झुंझलाते हुए कहती है, सर मैं सच कह रही हूँ, हम बस काम की ही बात कर रहे थे। रितिका ने इतना ही कहा था कि उसे महसूस होता है कि उसका हेड उसके काफी करीब खड़ा हो जाता है। रितिका की तो सांसें ही अटक जाती हैं, भले ही वह अद्विका के साथ फ्लर्ट करती हो, पर असल में तो उसने कभी ऐसे किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। धीरे धीरे रितिका के करीब होता उसका हेड देखते ही देखते उससे बिल्कुल चिपक जाता है। रितिका की हालत एक पंचर टायर की तरह हो गई थी। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। देखिए सर, आप गलत कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। रितिका इतना कहना था रितिका का इतना कहना था कि दूसरे ही पल उसके होठों से किसी के होठ लग जाते हैं। रितिका की सांसें और धड़कनें दोनों बढ़ जाती हैं। वह खुद को छुड़ाती कि उससे पहले ही वह उसे खुद के सीने से चिपका लेता और अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे ले जा उसके बालों को कस के पकड़ अपनी मुट्ठियों में भर के उसके होठों को किसी कैंडी की तरह शक करने लगता है। वहीं गहरी नींद में सोई अद्विका को अपने बचपन के सपने आ रहे थे, जिसमें 10 साल की अद्विका अपने डैडी के गोद में बैठी थी और अपने हाथ में एक कागज को लिए बहुत से सवाल कर रही थी। डैडी, क्या आपके दोस्त बीमार हैं? अंश जी, अद्विका के पिता। बीमार कौन है? अंश जी के ऐसे पूछने पर अद्विका अपने हाथ में ली हुई कागज के टुकड़े को उनके आगे कर देती। ये देखिए, आपके दोस्त ने क्या लिखा है। कोरे कागज पर लाल स्याही से लिखा एक खत। डियर फ्रेंड अंश, आई होप that you and your family will be happy, but I would like to remind you that you haven't sent me blood yet. It would be better if you send blood as soon as possible. Your friend रुद्र। अद्विका
बार बार अपनी उंगली से इशारा करती हुई अपने डैडी से एक ही सवाल करती है। तो अंश जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, कोई बीमार नहीं है। तो अद्विका अपना मुंह पप्पी जैसे बना के पूछती है, तो आपके फ्रेंड ने ऐसा क्यों लिखा है? ऐसे ही लिखा है। अच्छा, पर डैडी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके फ्रेंड का नाम रुद्र किसने रखा है? अंश जी को इस पर हंसी आ जाती। वह उसे अपने गोद से उतार के कहते हैं, नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, वह शिकारी है इसलिए उसका नाम रुद्र है। तो अद्विका अपनी आंखें छोटी छोटी कर कहती हैं, रुद्र मतलब खतरनाक, है ना डैडी? तो आपके फ्रेंड शिकारी हैं। अंश जी इस बात की और बस अपना सर हाँ में हिला देते, पर अद्विका की तो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और वह आगे पूछती है, डैडी आपके फ्रेंड क्या शिकार करते हैं? अद्विका के मुंह से ये बात सुनते ही अंश जी के मुंह पर जो अभी तक मुस्कान थी वह गायब हो जाती है। वह कुछ बोलने को होते हैं कि तब तक कमरे में दिव्या जी आ जाती हैं। उन्होंने दोनों की काफी बात सुन ली थी। वह अद्विका को डांटते हुए कहती हैं, अद्विका मैंने मना किया था ना आपको कि आप डैडी के काम के रिलेटेड कोई भी बात नहीं पूछेंगी। तभी अंश जी बीच में बोलते हैं, दिव्या क्यों गुस्सा होती हो? वह बस आप तो चुप ही रहें। आप इस ड्रैकुला किंग के बारे में ना ही बताएं मेरी बेटी को तो अच्छा रहेगा। अद्विका की आंखों में चमक आ जाती। वह खुश होते हुए कहती, वाह ड्रैकुला किंग, डैडी मैं भी एक दिन क्वीन बनूंगी। एक लंबी और डीप किस के बाद रितिका को जब सांस ना आने लगी तो वह अपने हाथ के छोटे छोटे मुक्के बनाकर अपने हेड के सीने पर मारने लगी, जिस पर उसका हेड उससे अलग हो जाता है पर उसे खुद से दूर नहीं करता। रितिका लंबी लंबी सांसें लेती हुई उसे गुस्से में घूर रही थी, मानो उस अभी इसी वक्त अपने हेड को जान से मार दे। तभी उसका हेड उसकी ठोड़ी को पकड़ के ऊपर कर खुद को उसके चेहरे पे झुक के कहता, मिस रितिका आज जो कहा है वह गलती से भी मत कहना। मैं कोई तुम्हारा अंकल नहीं हूँ जो तुम ऐसी बात बोल गई। एंड लिसन वेरी केयरफुली, माई नेम इज विराट एंड आई एम नॉट ओल्ड, यू अंडरस्टैंड? रितिका विराट को ऐसे देख रही थी जैसे उसे अभी अभी कोई सदमा लगा हो। तभी विराट उसे खुद से दूर कर खड़ा करता है और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए बहुत प्यार से कहता है, देखो रितिका, जो चीजें जैसी दिखती हैं जरूरी नहीं कि वह असल में भी वैसे की वैसी ही हो। अब तुम जाओ और जाके काम करो, नहीं तो इतना कह वह फिर एक बार रितिका की ओर बढ़ जाता है। पर रितिका भी इस बार बहुत फुर्ती दिखाती हुई वहां से भागने में कामयाब रहती है। उसे ऐसे भागता देख पीछे खड़े विराट मुस्कुराते हुए कहता है, ओह आखिर मुझे भी एक गुलाब मिल ही गई, पर मैं इसे ऐसे मसलना नहीं चाहूँगा। वहीं दूसरी ओर अद्विका की भी नींद अब खुल गई थी। वह कसमसाती हुई उठती है तो उसकी नज़र सामने एक चेयर पर बैठे काम कर रहे रुद्र पर चली जाती है, जिसे देखते ही उसका पारा गर्म हो जाता है। वह अपने दांत पीसती हुई कहती है, तुम वही ड्रैकुला हो ना जिसे दुनिया रुद्र के नाम से जानती है? जिस पर रुद्र अद्विका की तरफ देखता है और स्मृक पास कर अपनी नाक पे टंगे चश्मे को ऊपर कर कहता है, क्यों कोई शक है क्या? नहीं, क्या शक हो सकता है? जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उससे साफ पता चल रहा है कि तुम ही वह हवासी पिशाच हो। यह सुनने के बाद रुद्र का चेहरा काला पड़ने लगा। वह अद्विका को घूर कर गुस्से में देखता है और दूसरे ही पल उसके करीब आ उसके गालों को अपने मजबूत हाथों में थाम लेता है।
ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, तुम मुझे जाने दो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रुद्र को हंसी आ जाती है अद्विका की बात पर। वह अपनी पकड़ उसके गालों पर ढीली करते हुए कहता है, तुम्हें जाने दूं। इतना कह वह रुक जाता है। फिर अचानक ही अद्विका को उठा के अपनी गोद में भर लेता है और ऐसे ही अपनी चेयर की तरफ बढ़ जाता है। अद्विका को गोद में लिए ही वह अब अपना काम कर रहा था और अद्विका झटपटा रही थी, पर रुद्र उसे अपने गोद से उतारने के मूड में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अब अद्विका को धीरे धीरे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि रुद्र का अद्विका को गोद में ऐसे बैठाना अद्विका के लिए बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। अब ये था कि अद्विका खुद को उतारने के लिए झटपटा रही थी और रुद्र उसे उतार नहीं रहा था, और इसी चक्कर में अद्विका का रुद्र के गोद में बार बार इधर से उधर हो रही थी। और रुद्र सख्त, क्योंकि अद्विका महसूस कर पा रही थी कि रुद्र अब नीचे से हार्ड हो रहा था, पर उसे अपने गोद से उतार नहीं रहा था। अद्विका को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह खुद हिलना बंद कर चुपचाप हो लेती, पर रुद्र तो मानो अपने कंट्रोल में ही नहीं था। वह अब धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा था और अद्विका की हालत खराब। जब अद्विका को ये बर्दाश्त नहीं होता तो वह इस बार अपनी जुबान खोलती है, मिस्टर रुद्र, आप अपनी ये बेहुदा हरकत बंद करिए और मुझे अपनी गोद से उतारिए। अद्विका के मुंह से खुद के लिए मिस्टर रुद्र सुनकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती और इस बार वह अद्विका को अपने गोद से थोड़ा ऊपर कर अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाकर उसे वापस बैठा लेता। अद्विका रुद्र के इस हरकत पर उसे घूर कर देखती है, पर रुद्र के आगे बैठे होने के कारण वह बेचारी उसे ठीक से घूर कर देख भी नहीं पाती है। और रुद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वह अपने काम में ऐसे ही बिजी रहता है। वहीं दूसरी तरफ बनारस के एक जंगल में एक झोंपड़ी नुमा घर के आगे 27-28 वर्षीय लड़का लकड़ी काट रहा था और उस झोंपड़ी नुमा घर के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर तक चिल्लाने की आवाज आने के बाद वह लड़का अपना लकड़ी काटना छोड़ के झोंपड़ी के अंदर जाता है। जाते ही उसके ऊपर चूड़ियां गिरती हैं, पर वह लड़का कुछ कहता नहीं। तो इस बार एक कान का झुमका गिरता, जिसे वह बड़ी फुर्ती से कैच कर लेता। फिर दूसरा झुमका भी ऐसे ही उसके गिरता पैर के पायल से लेके मांग के मांग टीका तक फेंका जाता है, जिसे वह लड़का बहुत ही फुर्ती से कैच करता जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक लड़की की आवाज आती है, अब क्या चाहते हो कि मैं अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दूं? जिस पर वह लड़का कुछ नहीं कहता और अपने हाथ में पकड़ा हुआ सारा गहना एक टेबल पर रख देता है। तो फिर से उस लड़की की आवाज आती है, ओए जालिम इंसान, क्या तुम्हें दया नहीं आती मुझ खूबसूरत पर? तुमने मुझे पिछले 8 महीने से इस पिंजरे में कैद करके रखा है, अब तो तुम मुझे आज़ाद कर दो। इतने में ही उसके पिंजरे का ताला खुलता है और वह शख्स उस लड़की को अपने कंधे पे डाल लेता है और ले जाकर उस झोंपड़ी के अंदर बने एक छोटे से टब में डाल देता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।